नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जब हिम्मत हो, विश्वास हो और हौसला हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और रास्ते कोई छोटे या बड़े नहीं होते, वो मंजिल तक पहुंचाने वाले होने चाहिए। कॉरपोरेट जॉब छोड़कर एक लड़की जिसने गांव की पगडंडी पकड़ ली और बन गई देश की पहली ऐसी सरपंच जो MBA थी। हमारी आज की तेजस्विनी छवि राजावत। भारत की पहली MBA सरपंच जयपुर के नजदीक टोंक जिले के छोटे से गांव सोडा में पली बड़ी छवि राजावत ने MBA करने के बाद कुछ समय तक कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी की, लेकिन सोडा का उनका छोटा सा गांव उन्हें बार बार पुकारता रहा। लिहाजा उन्होंने अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपने गांव में बसने का फैसला किया और फिर गांव वालों के आग्रह पर सरपंच का चुनाव लड़कर देश की पहली MBA सरपंच बनने का खिताब हासिल किया। छवि की सरपंची की अब दूसरी पारी है। पहले कार्यकाल में ही इन्होंने अपने गांव में बुनियादी ढांचे को विकसित करने में जी जान लगा दी। विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में तन्मयता से लगी छवि राजावत हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं देश की ऐसी पहली सरपंच से जिसने एक कार्यकाल पूरा कर लिया है और दूसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई हैं। छवि राजावत हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है छवि। आपको देख के लगता नहीं है कि आप कभी गांव जाती भी होंगी। मैं बचपन से इनफैक्ट जब से पैदा हुई हूँ तब से मैं गांव जाती रही हूँ, तो मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट है, लगाव है मेरे गांव के साथ। हाँ, तो ये बताइए कि आप तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी लिखी, आपके घर में सब अच्छे संभ्रांत परिवार से आप आती हैं, क्यों आपने ये गांव की पगडंडी पकड़ी जबकि आप मतलब अच्छी एक नौकरी आपके हाथ में थी, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी, क्यों आपके दिल में आया कि मैं गांव चलूं और कुछ करूं? ये निर्णय क्या इसका विचार मेरा खुद का नहीं था। अच्छा। गांव वालों का था। ओह। और वो भी इसलिए क्योंकि 2010 में हमारे क्षेत्र में महिला सीट रिजर्व थी, तो इस कारण उन्होंने मेरे बारे में सोचा। और मेरे बारे में इसलिए सोचा क्योंकि 1975 में मेरे दादाजी रिटायर हुए थे आर्मी से और उन्हें महावीर चक्र अवार्ड मिला भी था। और जैसे मेरे पीछे पड़े गांव वाले वैसे ही उनके पीछे पड़ के उनको सरपंच बनाया उन्होंने, मेरे ख्याल से 1976 में। और जो भी गांव में डेवलपमेंट हुआ था वो उनके समय हुआ था, परंतु उनके बीच और मेरे 2010 में सरपंच बनने के बीच में 20 साल का अंतर था, जिस समय में किसी भी प्रकार का विकास गांव में नहीं हो पाया। अच्छा। तो क्रेडिट मैं मेरे दादाजी को देती हूँ क्योंकि उन्होंने जो काम किया उसकी शायद उसी की बदौलत गांव वालों ने सोचा कि मैं भी उनके जैसे ही काम करूँगी। और क्योंकि बचपन से मेरा लगाव रहा है, खासकर जो गांव के बुज़ुर्ग हैं उन्होंने मुझे पैम्पर किया है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो काफ़ी शैतान थी। अच्छा। और टॉमबॉय थी, तो जब भी मैं गांव में जाती थी छुट्टियों में तो घर से सवेरे के नाश्ता करने के बाद मैं खेतों में चली जाती थी और वापस आती थी शाम के खाने के समय। अच्छा। तो इस बीच मैं अलग अलग घरों में जाती थी, लोगों को पता था मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। अगर कोई ट्रैक्टर किसी दूसरे गांव में जा रहा होता तो मैं उस पर छलांग मार लेती, उनके साथ चली जाती और वो मेरा ख्याल भी रखते थे। क्या बात है। और जिन लोगों ने मुझे सरपंच बनने के लिए बोला वो वही बुज़ुर्ग लोग थे, मेरे दादाजी की उम्र के आसपास के सभी पुरुष थे। और वो वही लोग थे जिन्होंने मुझे बचपन में काफ़ी देखा भी था और पैम्पर भी किया था। तो मैं अक्सर उनसे मजाक करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया है। परंतु जब वो मेरे पास आए तो मेन उनके 3 कारण थे। एक तो था कि विकास नहीं हुआ, दूसरा ऑफ कोर्स रिजर्व सीट थी, और तीसरा खासकर जो बुज़ुर्ग हैं हमारे गांव के, वो उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी थी कि मेरा नाम अनाउंस करने से पहले कम से कम 16 या 18 महिलाएं थी जिन्होंने अपने नाम भरना चाहे। तो उनको ये लगा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरा गांव बिखर जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ग्रास रूट्स में अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो वो सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं रह के पूरे पीढ़ियों गांव का तक
और बिल्कुल, पीढ़ियों तक रहता है। तो वो नहीं चाहते थे। उन्होंने ये बोला कि अगर आपके परिवार से कोई आता है तो गांव बिखरेगा नहीं। और वही हुआ। उन्होंने जैसे ही मेरा नाम अनाउंस किया तो लोगों ने विड्रॉ कर लिया। और वो चाहते थे मुझे यूनानिमसली अपॉइंट करना, पर मुझे खुशी थी कि 2 लोग मेरे अगेंस्ट कॉन्टेस्ट होने के लिए इच्छुक थे। और मुझे खुशी इसलिए थी क्योंकि मैं देख पाई अप क्लोज एंड पर्सनल कि किस प्रकार से इलेक्शंस होते हैं, पंचायत इलेक्शंस होते हैं। और कैंपेन भी मुझे बहुत खुशी होती है बोलते हुए, और गर्व के साथ कहूँगी कि जो कैंपेन था उसका पूरा प्रोसेस मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। लोग अक्सर बोलते हैं कि लोग बहुत पैसे इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ गांव वालों ने किया। उन्होंने मुझे बोला भी था कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो चाहते बस आप सरपंच बने, और सब कुछ उन्होंने किया। क्या और हमें जिताया भी। जी, आप जीत भी गए। लेकिन ये बताइए कि आप उससे पहले क्या कर रहे थे? आपने एक MBA की डिग्री हासिल की थी और आप एक अच्छी जॉब कर रही थी। तो क्या उस वक्त आपने सोचा था कि ऐसे जिन्होंने मुझे पैम्पर किया है वो मुझे एक बार वापस गांव की दहलीज तक ले जाएंगे? क्योंकि शहर की ज़िंदगी, उसका लाइफस्टाइल, उसका तौर तरीका बिल्कुल अलग होता है। उस नौकरी के अपने फ़ायदे होते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें थी उनको आपने कैसे हैंडल किया, या आपको बिल्कुल एक बार भी नहीं लगा उनको छोड़ते हुए कि मैं ऐसा कुछ मिस करूँगी? एक्चुअली मुझे खुशी है कि आपने खुद ने ये बोला है। मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं कुछ मिस करूँगी, क्योंकि मुझे गांव की समस्याएं जो हैं वो पता थी कि मैं बचपन से वहाँ जा रही हूँ। और हमारा क्षेत्र राजस्थान में है, तो आपको पता है वहाँ पे बारिश भी नहीं होती है। और 2010 में हमारे क्षेत्र को ड्राउट हिट जोन डिक्लेयर कर दिया गया था। तो पीने तक का पानी तो क्या, खेती के लिए भी जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसे अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि उसमें नेचुरल कंटामिनेंट्स काफ़ी है। और मैंने यही देखा कि एक तरफ पंचायती राज के तहत जो फंडिंग है वो बढ़ रही है, परंतु उसके बावजूद जो ग्रास रूट्स रियलिटी है वहाँ पे चीज़ें और बिगड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप ज़रूर है, ये सब हमको पता है। इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले मैं गांव की बेटी हूँ, मेरा पहला घर मेरा गांव है। और अगर मैं खुद गांव वासी होते हुए अगर मैं गांव के हित में काम नहीं करूँगी तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि बाहर से कोई आके ये काम करेगा। और मुझे लगा कि ये मेरी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम कोई भी जॉब अगर लेते हैं सिर्फ खुद के लिए ही नहीं परंतु अपने परिवार के लिए भी करते हैं। और मेरा बस शायद डेफिनेशन परिवार का मेरे खुद के इमीडिएट परिवार को नहीं सोचते, मेरा गांव है, क्योंकि वो लगाव जो मैंने आपको बताया बचपन से मेरा गांव के साथ रहा है। और मुझे बहुत आनंद आता है गांव में रह के, वहाँ की शांति, वहाँ का जो वहाँ सुकून मिलता है। हाँ, परेशानियाँ हैं जिससे अक्सर हम झुंझलाहट भी होती है, महसूस करते हैं, परंतु एक बहुत ही वहाँ पे लैक ऑफ बेटर वर्ड जो सुकून मिलता है वो मेरे ख्याल से शहर में नहीं मिल सकता। और लेकिन ये बताइए छवि कि जब आप ये सब विचार कर रही थी और सोच रही थी तो आपके जो दोस्त लोग थे जी वो क्या कह रहे थे आपसे? क्या वो ये कह रहे थे कि तुम ये क्या कदम उठा रही हो, या वो भी इसी तरह से सपोर्टिव थे? क्योंकि आई एम श्योर आपकी फैमिली तो शायद सपोर्टिव रही होगी, बट क्या दोस्त लोग भी ऐसे ही कह रहे थे कि ठीक है भाई अब ये सब कर लिया है, अब आप गाँव में जाओ, कुछ करो? एकदम। इनफैक्ट सब ने ये बोला कि आप जो करने जा रहे हो वो वही है जो जिसके बारे में हम सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं। और सबका बहुत ही सपोर्ट था। इनफैक्ट इनिशियल जो हमारे जो चैलेंजेस थे, जहाँ मुझे कहीं दूसरे जगह से मदद नहीं मिल पा रही थी, तो उस समय मेरी इमीडिएट फैमिली और मेरे दोस्त ही थे जिन्होंने आगे आके मदद की। और आज की तारीख में भी मेरा मेन सपोर्ट सिस्टम मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ही हैं। जी अच्छा, ये बताइए कि जब आपकी जैसी एक पढ़ी लिखी लड़की, भले ही आप कह रही हैं कि आप गांव की बेटी थी, लोग आपको पहचानते थे, उनके साथ में एक ताल्लुक आपका लगातार बना रहा, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि महिला होने के नाते और सरपंच की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगी, क्या करेंगी, शायद जो मेल मेंबर्स हैं उनसे मदद लेंगी, अपने निर्णय खुद नहीं ले पाएंगी, ऐसी सब धारणाएं हैं। जबकि इन धारणाओं को तोड़ा है महिलाओं ने, और आप तो
पढ़ी लिखी शहर की लड़की हैं, लेकिन उसके अलावा ग्रामीण महिलाओं ने भी ये सब जो आग्रह हैं लोगों के, उनको तोड़ा है। लेकिन ये बताइए कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे जब आप सरपंच बन गई और सरपंच बन के जब आप जाती थी, तो क्या लोग कह रहे थे उस वक्त, कितना विश्वास कर रहे थे अंदर से? मेरे ख्याल से विश्वास उनमें था। भले ही उन्होंने बोला नहीं, परंतु वो उनकी आंखों में मुझे झलक दिख रही थी। खासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे गांव के, और ख़ासकर वो जो काफ़ी तनाव से गुज़रे हैं किसी न किसी वजह से, और मुझे उनकी आंखों में ये भी दिख रहा था कि उन्हें ये पूरी एक तरह से गारंटी थी कि जो भी उनकी समस्याएं हों उनका सलूशन मैं कहीं ना कहीं करूँगी, से ज़रूर लेके आऊँगी। बस हाँ, मज़े की बात यह है कि जो शुरुआत में जो बुज़ुर्ग आए थे मुझे कन्विंस करने के लिए, करीब 50 एक लोग थे, तो उन्होंने ये भी बोला कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब देख लेंगे। तो मैंने उन्हें वार्न किया। मैंने बोला देखिए, अगर आप हमें बुलाएंगे गांव में तो हम ऐसे हैं कि 100% हम काम करते हैं, तो अगर आपको, और मैंने साथ में ये भी बोला, उसका मतलब ये है कि एक अनबायस्ड लीडर की तरह हम काम करेंगे। और मुझे पता था कि वो इतना उस बात में बिलीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैंने उन्हें ये भी बोला कि भले ही आप मुझे लेके जा रहे हैं, परंतु अगर आपने कुछ, मुझे लगा कि कुछ गलती की है, कहीं आपने अतिक्रमण कर लिया है, वो भी ऑब्वियसली लीगल ही होता है, तो, और मैंने साथ में ये भी उदाहरण दिया कि अगर मेरे परिवार वालों ने भी, अगर मुझे लगा कि कहीं अतिक्रमण किया है, तो सबसे पहले मैं वही दीवार गिराऊंगी। तो उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, पर मेरे ख्याल से पहले महीने ही उन्होंने जब देखा कि मैं किस प्रकार से काम करती हूँ, तो वो जो उन्हें लगा कि ये ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगी, तो वो मेरे ख्याल से पहले महीने में ही दूर हो गया था। और साथ में हमने जब काम किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे हमारे क्षेत्र में अकाल घोषित किया गया था, सरकार की तरफ से कोई फंड्स हमें नहीं मिल रहे थे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा तालाब है जिसका क्षेत्र 100 एकड़ है, और उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 2 से 3 करोड़ का था, जिसमें उसको डीसिल्ट, मतलब उसके बेसिन में से मिट्टी निकालना, उसकी जो पाल है उसको स्ट्रेंथन करना, और उसके लिए हमें अर्थ मूवर्स की ज़रूरत थी, बड़ी मशीनरी की ज़रूरत थी, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई फंडिंग या ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। तो उन्होंने बोला हम मदद नहीं कर सकते हैं। हमने कोशिश भी की किसी तरह NREGA के साथ हम डवटेल कर पाएँ, जैसे कि पाल का काम जो मैनुअल लेबर कर सकता है वो उसके साथ हो जाए, परंतु उन्होंने वो भी अलाउ नहीं किया। पर ये कहा कि आप बाहर से फंडिंग अगर लेके आते हैं तो उसमें अगर आप मशीन यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। परंतु शुरू के 4-5 महीने जब हमने कॉर्पोरेट PSUs इत्यादि के दरवाजे खटखटाए तो उनसे भी मदद नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने यही बोला कि आपका गांव हमारे प्लांट या यूनिट के करीब नहीं है, इसलिए हम मदद नहीं कर सकते हैं। इवेंचुअली शायद उसी समय पहली बार मैं निराश हुई होंगी जो मेरे माता पिता ने देखा, और मेरे पिताजी ने बोला कि घबराओ मत, अगर मुझे अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ी, एसेट्स बेचने पड़े, मैं बेच दूंगा, परंतु आपने जो अपना टारगेट बनाया है वो आप फुलफ़िल कीजिएगा। और उससे फिर मुझे ध्यान आएगा कि मैं बाहर क्यों भटक रही हूँ, क्यों नहीं मैं अपने ही परिवार और दोस्तों से मदद मांगूँ जी। और आपको ताजुब होगा, 4 दिन में मैंने 20 लाख रुपए इकट्ठे किए, और उससे हम 100 एकड़ का 10 एकड़ ही खोद पाए, परंतु एटलीस्ट वो समय पे हम काम कर पाए बारिश होने से पहले जून में। और लकीली 2010 की बारिश बहुत ही शानदार थी, और एक ही बारिश में वो तालाब भर गया। और वो देख के जो कॉन्फिडेंस गांव वालों में आया, उसके बाद, क्योंकि मेरा उद्देश्य था एक पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट लेके आने के लिए, और उसके बाद जिस तरीके से गांव वालों ने उनकी जो मानसिक सोच थी, उनकी जो आदतें थी, उससे बाहर निकल के उन्होंने डेवलपमेंट, विकास के कार्य में जो सहयोग दिया, वो मेरे ख्याल से बहुत ही एक अनोखा एक्सपीरियंस था, और मुझे बताते हुए भी गदगद मैं महसूस करती हूँ। जी बिल्कुल, That was really my best moment। क्या बात है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे तालाब आप अगर और वहाँ पर बनवाती हैं तो निश्चित रूप से गांव वालों को बहुत फ़ायदा होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तेजस्विनी में छवि राजावत हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें बताया कैसे उन्होंने अपनी छवि
को कर कर दिखाया, उस छवि के बारे में बताया जो एक ऐसी मजबूत महिला है जो ठान लेती है वो कर लेती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए तेजस्विनी। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर हैं तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं और आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का ज़मीन पर, एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो, हक इन्हें भी तो है जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ आज सोडा की सरपंच छवि राजावत मौजूद हैं जो कि अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर रही हैं। छवि, तो जैसे आपने बताया कि आपने एक तालाब बनवाया, हमें मालूम है कि आपने सड़कें भी खुदवाई, आपने शौचालय भी बनवाए हैं, तो ये सारे जो काम थे वो उनका सफ़र कैसा रहा? क्योंकि यही वो काम है, जैसे आपने कहा, जिनसे एक पहचान बनती है, जिनसे लोगों को ये पता चलता है कि आप में क्या कुछ करने की काबिलियत है। तो ये सारे जो काम थे वो कौन कौन से काम थे जिनको आपने अंजाम दिया, और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप अभी और करना चाहते हैं? ज़रूर। देखिए, सबसे पहले हमारा फोकस रहा, और ये फोकस इसलिए रहा क्योंकि इलेक्ट होते समय हमने सबसे पहले ये काम किया कि हर घर में जाके, मुझे पता था कि गांव की समस्याएं क्या हैं, परंतु मैं जानना चाहती थी कि लोगों के लिए क्या चीज़ प्राथमिकता रखती थी। तो ऑफ कोर्स पानी सबसे ऊपर था, और फिर उसके बाद कुछ महिलाओं ने अलग से मेरे पास आके बोला कि वो चाहती थी कि शौचालय भी बने, और साथ में बिजली और सड़क। तो पिछले टेन्योर में, फर्स्ट टेन्योर में हमारा मेन फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड करना। तो उसमें हमने पानी उपलब्ध करवाया, और पानी के लिए हम जब फंड्स डिमांड कर रहे थे सरकार से, तो पानी के लिए तो हमें फंड्स नहीं मिले, परंतु उसके बदौलत हम एक बैंक ब्रांच खोल पाए। अच्छा। SBI का। तो ये हमने फरवरी 2011 में खोला, और आज की तारीख में ATM भी है SBI का हमारे गांव में, जो लोग यूज़ करते हैं। उन्हें बड़ा आनंद आता है कि उनके लिए कि अजूबा ही था। उसके साथ साथ सड़कें बनाए, बिजली जो 2010 में सिर्फ 4 से मैक्सिमम इफ़ वी वर लकी तो 5 घंटे आती थी, वो भी टूट के। अच्छा। तो उस समय जो मंत्री महोदय थे उनसे मिलके, उनके पीछे पड़ के, लकली उन्होंने हमारी बात भी सुनी। तो उसी समय नवंबर 2000 में ही हमारे यहाँ पे 16 से 18 घंटे की बिजली आने लगी थी। 3 ढानियाँ थीं जो ग्रिड पे नहीं थी, तो उनके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर से मिंडा करके कंपनी है, दिल्ली बेस्ड है, तो उनकी मदद से हमने सूर्य ऊर्जा का सपोर्ट दिया, पर वो गांव वालों के ऊपर था कि जो लेना चाहते थे वो ले सकते थे। तो करीब 74 हाउसेस ने वो कनेक्शन लिया। सड़कें हमने काफ़ी बनवाई, जो सरकारी फंड्स के द्वारा हमने बनाए, सड़कें, नालियाँ, और शौचालय जो हमने पहल की थी 2010 में। उस समय सरकार की तरफ से फंड्स इतने नहीं थे, मेरे ख्याल से सिर्फ 2100 या 2700 रुपये थे जो NGO के द्वारा बनाए जाते थे, और उसमें सिर्फ 3 दीवार, छत भी नहीं होती थी, और फैन जिसकी क्वालिटी हमने देखा कि अच्छी नहीं थी। साथ में वो कहीं पे भी जाके वो शौचालय बना देते थे। इन बनाने के बाद फिर वो सरपंच के पास आते NOC के लिए। तो हमने बोला कि ये आपने जो सड़क के बीच में बनवाए हैं उनको तो हम
अप्रूव नहीं करेंगे। तो हमारी स्ट्रिक्टनेस देख के तो वो NGO आना बंद कर दिया, और हमें वैसे शौचालय चाहिए भी नहीं थे क्योंकि लोग उसे इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थे। हमारे 2 शौचालय जो ऐसे बने थे, ऑन द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ही उनका पैन क्रैक हो गया था जी। और अनफॉर्चुनेटली उस समय फंडिंग इतनी ईजिली उपलब्ध नहीं थी, तो हमने डोनेशन के द्वारा काफ़ी शौचालय बनाए, और आज की तारीख में करीब 940 शौचालय हमारे गांव में बन चुके हैं। अच्छा छवि, ये बताइए कि जब हम लड़कियों की बात करते हैं और आपको जब गांव की लड़कियां देखती हैं, उनके दिल में क्या आता है? और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल ही रहा है जी। ये बताइए कि उस दिशा में क्या कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और जब गांव की लड़कियां आपसे मिलती हैं क्या कहती हैं, क्या उनके सपने हैं, क्या वो करना चाहती हैं और क्या उनकी मुश्किलात हैं? मुझे ये लगता है कि मेरे सरपंच बनने से ही और जिस प्रकार से मैंने काम किया है वो देख के ही काफ़ी लोग मोटिवेट हुए हैं, और मैंने ये भी देखा है जो पेरेंट्स हैं वो भी मोटिवेट हुए हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी बेटियां भी जैसे मैं काम कर रही हूँ किसी न किसी दिन वो भी सरपंच बने और उनका नाम भी होए। सिर्फ मेरे ही गांव में नहीं परंतु आसपास के गांव मुझे पता नहीं कहाँ से चिट्ठियाँ आती हैं, कॉल्स आते हैं ऐसी लड़कियों के भी जो आगे पढ़ना चाहती हैं परंतु पेरेंट्स के दबाव के कारण उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो फिर मुझे कॉल करती हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि जब भी ऐसा हुआ है तो ऑब्वियसली मैंने उनके पेरेंट्स से बात की और उन्हें समझाया कि आप अगर आपकी बच्ची पढ़ाई में अच्छी है तो उन्हें पढ़ने दीजिए, और यही सोचिए कि आप एक तरह से उसकी लाइफ को बना रहे हैं, और वो ये बात समझ जाते हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ ज़रूरत हमारे देश में है कि कोई मॉरल सपोर्ट होए, कोई थोड़ा सा समझाए तो लोग समझते हैं। और ऐसी काफ़ी लड़कियां हैं जो अपने स्कूल के बाद कॉलेज भी उन्होंने अब कंप्लीट कर लिया है, और मुझे लगता है कि वो बदलाव कहीं ना कहीं आ रहा है, सिर्फ हमारे ही क्षेत्र में नहीं परंतु पूरे देश में। आपको लगता है सारा? अच्छा, ये हम जानते हैं कि आपकी जो माँ हैं वो भी उप सरपंच हैं, लेकिन वो बाद में आई, मतलब ये माँ बेटी की जो जोड़ी है ये मतलब ऐसा नहीं था कि माँ पहले कर रही थी, माँ बाद में आई, तो उनको भी लाने का श्रेय आपको ही दे दें हम लोग? नहीं, उनको भी लाने का श्रेय गाँव वालों का ही है। अच्छा। एक्चुअली ये मेरे ख्याल से ऐसे हुआ कि जो मेरा पहला टेन्योर था उसमें हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काफ़ी बनाए थे, क्योंकि हमारे एरिया में सिर्फ खेती का काम होता है परंतु वो बारिश पे निर्भर है। जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड वाटर हम खेती के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो जब बारिश कम होती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो लॉसेस बहुत होते हैं किसानों को। तो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं काफ़ी समय से कि बाहर से कोई ट्रेनर आए जिससे कि सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट हम लेके आएँ, और क्वालिटी क्या चीज़ होती है वो हम समझा पाए। परंतु गांव में बाहर से ट्रेनर लेके आना थोड़ा मुश्किल कठिन काम है। और मेरी मदर बाय प्रोफेशन एक डिज़ाइनर हैं, बाय डिग्री एक डिज़ाइनर हैं, तो फिर इवेंचुअली मैंने उनको बोला कि आप मदद के लिए आ सकते हैं क्या। तो इनिशियली मेरी माँ बहुत कम गांव में आती थी, क्योंकि वो जयपुर में हमारा घर है तो वहाँ पे वो घर और हमारा होटल संभालती हैं। तो फिर धीरे धीरे माँ गाँव में आने लगी और फिर लोगों को लगा कि मदर आई वेरी प्राउड टू से इज़ अ ग्रेट मोटिवेटर, और मेरे ख्याल से उनके सिल्वर हेयर और उम्र की वजह से भी उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो वो देख के शायद गाँव वालों को लगा कि इनका भी यहाँ पे होना ज़रूरी है, और उनको किसी न किसी तरह उन्होंने पटा लिया और सरपंच बना दिया। और हम अक्सर कहते हैं कि अगर सुनने में आता है तो यही सुनने में आता है कि सरपंच पिता या सरपंच पति, तो हम अब नया ट्रेंड शुरू करें कि सरपंच माँ सरपंच माँ बेटी। अच्छा, अब ये बताइए कि मतलब एक तरह की लीडरशिप तो आप दे रही हैं गांव में, आप नेतृत्व भी कर रही हैं, आप आगे भी बढ़ रही हैं। ये बताइए कि MP और MLA बनना चाहती हैं आप कि नहीं? मेरा फोकस देखिए है रूरल डेवलपमेंट, तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम कर सकते हैं, और उसके लिए जो भी प्लेटफॉर्म हमारे सामने आता है उससे हम अवर्स नहीं हैं। बट इंटेंशन ऑफ गेटिंग टू पॉलिटिक्स इस अंदाजे से हम नहीं आए थे। गांव वाले ऑफकोर्स पीछे पड़े रहते हैं, परंतु मैं उनको यही बोलती हूँ कि अगर एग्जीक्यूशन की बात
हम करें तो वो गांव के स्तर पे ही हो सकता है। और मेरे ख्याल से एक पंचायत के द्वारा जो काम कर सकते हैं वो उतना अच्छा काम मेरे ख्याल से ज़्यादा ऊपर जाके शायद ही सही मायने में हो पाता है। आप ऑर्डर दे सकते हैं, परंतु वो ऑर्डर कितना कैरी आउट होता है वो हम सबको पता है कि इतने सालों में पंचायत राज को हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर गांव के क्षेत्र में वो बदलाव या विकास नहीं आया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। तो मेरा ये मानना है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन और डेवल्यूशन की बात करते हैं वो भी अभी तक सही मायने में नहीं हुआ है, एक दो राज्य को छोड़ के। तो ज़रूरत है कि हम ग्रामीण क्षेत्र से आवाज़ उठाएं, ज़्यादा लोग मिलके वो आवाज़ उठाएं, तभी जाके शायद वो बदलाव आ सकता है। और मेरी यही इच्छा है और यही उद्देश्य के साथ मैं आगे क्षेत्र में काम कर रही हूँ। तो ये बताइए कि अब चलते चलते आगे, जैसे आप कह रही हैं कि जो ग्रामीण परिवेश है जिससे आप आती हैं और जिसके लिए आप काम करना चाहती हैं, ये एक सही प्लेटफॉर्म है आप मानती हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी आगे आने वाले समय में और क्या कुछ अचीव करना चाहती हैं लाइफ में, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ख्वाब हैं जो आप हमें बताना चाहें? मेरा खुद के या मेरे गांव के लिए? मेरे ख्याल से दोनों के लिए। मुझे नहीं लगता कि आपका गांव आपसे अलग है। एब्सोल्युटली। देखिए, हमारी जो फर्स्ट टेन्योर था उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था, और इस समय हमारा फोकस है एजुकेशन पे, वोकेशनल ट्रेनिंग पे, खेती पे, और साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस लेके आने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं जो काफ़ी निगलेक्टेड हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स, जो ह्यूमन इंडिसेस जिसको बोलते हैं, उस पर फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है, एंड मैं आशा करती हूँ कि लोग ये सुन के हमारे जैसे लोग और आगे आएंगे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए। कि मुझे अक्सर लगता है कि लोग एक एक्सक्यूज़ के तौर से बोल देते हैं कि इंडिया इतना डिवर्स है, इतना बड़ा है, इतनी पॉपुलेशन है। हाँ है, ज़रूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें बदलाव नहीं लेके आ सकते हैं। तो मेरा यही है कि ठीक है, भले ही एक छोटी जगह से आप शुरू करें, एक गांव से शुरू करें, लेकिन उसको अगर आप होलिस्टिकली, कंप्लीटली आप डेवलप कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे आगे रेप्लिकेट करें या स्केल अप करें, तो वो इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मेरा फोकस उसी पे है और उद्देश्य यही है। और साथ साथ मैं यही आशा करती हूँ कि जो पंचायती राज है उसके सशक्तिकरण, सही मायने में सशक्तिकरण के लिए लोगों के साथ, सही लोगों के साथ जुड़ के हम वो बदलाव लेके आ सकें, जिससे कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोग, खासकर जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि एक तरफ डेमोग्राफिक की बात करते हैं तो यही बात होती है कि जो यूथ बल्ज है वो इंडिया के लिए काफ़ी है, परंतु जब उनके लिए ही हम एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, जैसे हमारे गांव में 12वीं क्लास तक स्कूल है, परंतु 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर और ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं। तो गैप बहुत ही बड़ा है, और यही हमें डर लगता है अपने देश के लिए कि अगर हम उन्हें वो बेसिक राइट्स नहीं दे सकते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम इनजस्टिस कर रहे हैं सभी लोगों के साथ, खासकर उस युवा पीढ़ी के साथ। तो मैं यही आशा करती हूँ कि हमारी जो सरकार है उस पर फोकस करे। मुझे यही लगता है कि ज़्यादातर बात होती है पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, परंतु उससे ज़्यादा गंभीर स्थिति और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल, बेसिक स्कूलिंग की। जी, तो हमें उम्मीद है कि आपके जो ये ख्वाब, जो स्वप्न आपने देखे हैं अपने गांव के लिए, वो ज़रूर पूरे होंगे, और आपसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा ज़रूर प्रेरणा लेते होंगे और लेते रहेंगे, और वो भी गांव में आएंगे और गांव के लिए कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी छवि राजावत जिनसे हमने मुलाकात की, हमारी आज की तेजस्विनी। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।